उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जॉब स्ट्रीम पे। मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में हम लोग आज देखेंगे कि तुर्की आक्रमण होता है भारत पे और उसमें अलब्तगीन जो यमनी वंश का संस्थापक है उसका बेटा जो है नहीं होता है। इसकी वजह से उसका गुलाम शासक बनता है सुबुक्तगीन और उसका बेटा होता है महमूद गजनवी जो भारत पे आक्रमण करता है। इसके बाद की दास्तान को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ हैं श्री अवधेश सर और श्री कन्हैया सर। इनसे बातें होंगी इतिहास के बारे में और हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे वीडियो को जैसे कि डिस्कशन समझदारी के लिए काम आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इतिहास पढ़ने की चीज़ नहीं है, इतिहास जानने की चीज़ है। और जानकारी के लिए जो कुछ भी सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो बातें हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहती हैं। तो इसको ध्यान में रख के हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अवधेश सर, कल के विषय में मैं अगर बात करूं तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? उस व्यक्ति का था नाम मोहम्मद बिन कासिम। कब वो आक्रमण किया था? 712 में। उसके पहले भी 2 आक्रमण हो चुके थे भारत पे जो असफल रहे थे। उसमें पहला जो हुआ था और दूसरा 711 में ही हुआ था। जिन व्यक्तियों ने आक्रमण किया था उनमें सबसे प्रथम था उबैदुल्ला और दूसरा था बुदैल। अब इसके आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या रही है, कहाँ पे किस समय कौन से शासक रहे हैं। तो मुल्तान की बात करें जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी आज के समय में, यहाँ पे करमाथी सिया फतेह दाऊद शासक हुआ करते थे मुल्तान में। और सिंध जो प्रदेश है, आप ये बताएं कि भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान नाम कहाँ से आता है और कौन सी नदी से नाम इसका पड़ा है? नदी से लोग कहते हैं सिंधु पता नहीं, मतलब हिंदू कहने लगे। यस। तो जो अरबवासी थे, ईरान के लोग थे, वो लोग एच का उच्चारण डी की जगह पे किया करते थे, एस के जगह पे। तो सिंधु को वो लोग हिंदू बोलने लगे और आगे चल के वही हिंदुस्तान हो गया अरबवासियों के द्वारा। तो वहीं सिंध यानी अरब का जो प्रदेश है, हिंदकुश पर्वत जो है, हिमालय पर्वत के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे हिंदकुश पर्वत है। अवधेश सर, तो आप बताएं कि भारत में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? सबसे ऊंचाई वाला स्थान का नाम बताना है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का हिस्सा है। एक नाम है, एक पीओके में जगह है K2, बट वो पाकिस्तान अधिकृत है। और एक सिक्किम में है कंचनजंगा, तो वो भारत का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। हिंदकुश पर्वत पे जो है यहाँ के आसपास का जो शासन था वो जयपाल के हाथ में था और ये हिंदूशाही वंश के शासक थे। वहीं कश्मीर की बात करें तो संग्राम राज यहाँ के शासक थे। ये किसकी बात हो रही है, कब की बात हो रही है? महमूद गजनवी जब भारत आता है आक्रमण करने तब की बात हो रही है। और ये लोहार वंश के शासक थे। जैसे कि कनिष्क का भी नाम हम लोग सुनते हैं कश्मीर में। यहाँ देखते हैं हम लोग कनौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कनौज वाला इलाका। तो वहाँ कनौज में राज्यपाल जो थे शासक थे। झारखंड का है ना कनौज, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पास। उज्जैन का नाम सुने हैं? हाँ। मध्य प्रदेश और इसके बॉर्डर पे कनौज आएगा, है ना। तो यहाँ के राज्यपाल शासक थे प्रतिहार वंश के और वहीं बंगाल के शासक थे महिपाल प्रथम जो पाल वंश के शासक थे। दक्षिण भारत में चले हम लोग तो यहाँ चोल और चालुक्य हुआ करते थे। दिल्ली में अनंगपाल जो तोमर वंश के थे। अच्छा, दिल्ली यहाँ अनंगपाल का नाम आया है। तो ये बताएं कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? स्थापना यही अनंगपाल है ना। तोमर वंश का शासक है अनंगपाल, इसी ने दिल्ली शहर को बसाया था, अनंगपाल ने।
दिल्ली। और वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ दुर्लभ राज जो चालुक्य वंश के शासक थे, अनंतपाल थोड़ी नहीं क्या वो तो अनंगपाल। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ चंदेल शासक थे, चंदेल। और ये सभी लोग अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे जो भारत में शासन कर रहे थे। महमूद गजनवी आता है। जब देखते हैं हम लोग सोमनाथ मंदिर का किस्सा, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको लूट लिया था। मोहम्मद गोरी आएगा आगे चल के। बेहिंद का युद्ध महमूद और अनंगपाल के बीच हुआ था, आनंदपाल के बीच हुआ था। महमूद के आक्रमण के समय यहाँ जो हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी वो उडभांडपुर थी। तो एक युद्ध होता है बेहिंद का हिंद। ये युद्ध जो होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा युद्ध किसके पीछे हुआ है, किसने इसमें जीत हासिल की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नाम भी थोड़ा सा अजीब अटपटा है। क्या नाम है सर? बेहिंद। बेहिंद मतलब जिसका कोई हिंद ही नहीं है। हिंद हम लोग किसको बोलते हैं? हिंदुस्तान को। और बेहिंद जहाँ हिंदुस्तान नहीं है। महमूद और आनंदपाल के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के जारी किए थे। इस समय सोचिए कि वो कहाँ इस्लाम धर्म का, कहाँ दूसरे धर्म का व्यक्ति होते हुए संस्कृत वाले सिक्के जारी कर रहा है। महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 मतलब 1027 तक भारत में कुल 17 आक्रमण किए, सोचिए। और 1025 में उसने कब क्या लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। तो 1001 से 1027 तक 26 साल तक उसका यहाँ पे आक्रमण का काल रहा। और उसमें वो 1025 में लूटता है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, समुद्र किनारे है। अब ये बताएं कि महाभारत काल का वो कौन सा पुरुष है जो बहुत नाम कमाया है, वो वहाँ रहता है। कौन बनवाया था सोमनाथ मंदिर को? यही बताएं। वो जीर्णोद्धार करवाए हैं बाद में, है ना। ये बताना है कि गुजरात का वो सोमनाथ मंदिर, एक और वहाँ आसपास में इलाका है वो महाभारत काल से संबंधित है। तो कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वहाँ पे रहते थे जो काफ़ी फेमस थे महाभारत में, भगवत गीता में? श्री कृष्ण का द्वारका धाम वहीं पे है, द्वारकाधीश जिनको कहते हैं हम लोग। तो गुजरात में ही द्वारकाधीश का मठ है। नहीं ना है वो तो। अभी भी है, द्वारका तो है ना, लोग जाते हैं वहाँ विजिट करने। जिनका अपना जो असली जो पति था, घर जो था, सब तो पानी में थी। हाँ, पानी में सबमर्ज हो गया, वो समाहित हो गया। पानी में भी सुनने को मिलता है कि पानी में जस करता वैसा तब वैसे भी है। जाते भी वहाँ पर, मोदी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी गए थे वहाँ पर। अब कुछ युद्ध हैं जो ये महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। और उसके नाना का नाम? नाना तो नहीं था, वो तो दास नहीं था वो। अरे उसकी मम्मी जो थी अलप्तगीन की बेटी थी ना, वो दास था, दामाद भी था। सुबुक्तगीन दामाद भी था अलप्तगीन का। नाना उसका। तो नाना कौन हुए? अलप्तगीन हुए, जिन्होंने यमिनी वंश की स्थापना की थी। यामी वंश बोलिए या गजनी वंश बोलिए। तो कुछ आक्रमण जो हुए हैं उनमें पहला आक्रमण होता है पंजाब में, और यहाँ के राजा जयपाल थे। तो राजा जयपाल इनसे युद्ध करते हैं। चौथा आक्रमण करता है वो मुल्तान में 1005 में, 1005 में, है ना, 1005 में। वहीं 12वां आक्रमण इसका था कनौज मथुरा जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ 1018 में ये किया था। और 14वां आक्रमण था इसका ग्वालियर और कलिंजर 1021 में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक शहर है, और ग्वालियर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो 14वां आक्रमण इसका होता है ग्वालियर और कलिंजर का नाम आप लोग सुने होंगे। एक मोहम्मद, वो क्या नाम था, जय थी, शेरशाह सूरी। तो यही कलिंजर के युद्ध में वो एक आग्नेय शास्त्र चला रहा था
और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कलिंजर का युद्ध वो जो है उसके लिए घातक सिद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी, किसका? शेरशाह सूरी का, जो पटना शहर का स्थापना किया था। पटना शहर नहीं, पटना शहर का नाम पटना दिया था उसने 1500, सूरी है। हाँ शेरशाह सूरी ने 1541 में, है ना। 1547 में वो पटना का नाम दिया। हाँ उसके पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, कासिम बाजार, कासिम अजीमाबाद था इसका नाम, है ना। कुसुमपुर था पटना का नाम। अजीमुन शान जो थे ना उनके नाम पर अजीमाबाद इसका नाम हुआ करता था। मुग़ल शासक थे वो, है ना, राजकुमार थे। तो 14वां युद्ध होता है ग्वालियर और कलिंजर 10 से 21 में। 15वां आक्रमण होता है गुजरात में 10 से 24 में, और यहीं सोमनाथ 10 से 25 में आएगा, है ना, गुजरात में। 16वां आक्रमण था। अगर कोई पूछे कि सोमनाथ मंदिर जो लूटा गया गजनवी के द्वारा, तो कौन सा आक्रमण था, कितने नंबर का, तो 16वां आक्रमण था, है ना। और आज भी वो मंदिर है जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बहुत ही मतलब तो शिव मंदिर है ये सोमनाथ वाला, भगवान शिव का मंदिर है। गुजरात में है। 10 से 25 में आक्रमण किया गया और लूटा गया। 10 से 25 में 10 से 25 में उतना साल पहले का बनवाया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको उसी वहीं निर्माण कराया और वहीं से बनवाए थे। नहीं, सरदार पटेल कब आते हैं, 1900+ में आते हैं ना वो पटेल साहब। सरदार पटेल का जन्म होता है 1876 में शायद, आई थिंक। तो देखिएगा मार करके 31 अक्टूबर 1876 में उनका जन्म होता है ना। सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिए तो कीजिएगा सर। सरदार पटेल का। इफ़ आई एम राइट सो इट कुड बी आप ही को 31 किसने बनवाया था अक्टूबर। सोमनाथ मंदिर ने? वो पुराने काल का, ये राष्ट्रकूट काल का है सब। अरे आक्रमण किया था तो फिर वो आक्रमण नहीं तो बनवाना ही उसे जीर्णोद्धार कहते हैं। हाँ। कि टूट गया चलो उसको रिनोवेशन करवा देते हैं, हाँ है ना। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, है ना, बाद में। हाँ अटल बिहारी तो 2000 सन के बाद, 2000 सन के आसपास आते हैं ना। सन के आसपास आते हैं। और पटेल साहब उस समय थे, कितना बोले हैं आप? हैं 31 अक्टूबर 1876, 75, 31 अक्टूबर 1875 है उनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो सोचिए कि ये व्यक्ति थे। 17वां जो अंतिम आक्रमण हुआ सिंध और मुल्तान में हुआ था 10 से 25 में, 10 से 27 में, और 10 से 27 में ही इसका लास्ट आक्रमण था जो सिंध और मुल्तान में हुआ था। अब निकलने के दौरान ये आक्रमण किया था, यहाँ से गया। कश्मीर में एक बार ये आया था 10 से 15 और 16 में। महमूद की सेना ने, महमूद की जो सेना है उसमें हिंदू में थे 2 व्यक्ति, शिवदराय और तिलक। ये तिलक वो नहीं है, बाल गंगाधर तिलक, एक जाति है। जिन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य लिखा था, है ना। तिलक महोदय लिखते हैं जब मांडले जेल जाते हैं तो, कहाँ है मांडले जेल, मांडले जेल वो किया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में है। जी मंडल जी। वैसे ही जेल का नाम आता है सेलुलर जेल, या ऐसा सुनते होंगे रंगून का जगह नाम, मंडल जी। म्यांमार में। म्यांमार बर्मा में। मंडल जी। मांडले। मंडल जी अब बात करें हम अंडमान लोग निकोबार में है। अंडमान निकोबार की कैपिटल, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, और उनका एक स्लोगन है, उनका स्लोगन एक है कि जन्मसिद्ध स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर के रहूँगा। आगे बात करें तो इसमें 2 व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। हिंदू जो थे मोहम्मद गजनवी के सेना में, वो थे देवदराय, शिवदराय और तिलक महोदय। तिलक महोदय वो नहीं, ये तिलक महाशय। ये बताइए तो कोई सिर्फ मात्र 2 ही व्यक्ति थे कि हिंदू में कोई 2 जाति के लोग थे? ये 2 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे जो आक्रमण में भाग लेते थे, आक्रमण में ये लोग भाग लेते थे, तो ये दोनों थे। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार में अलबरूनी था। अलबरूनी का नाम आप लोग सुने होंगे और जानते भी हैं कि उसने किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, है ना। उतबी थे, बैहाकी थे, फिरदौसी थे, जारी तुसी थे, उनसरी थे,
अजस्सी दे और फारूकी, ये सभी लोग महमूद गजनवी के जो दरबार में रहा करते थे। वहीं भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। इसके बाद आता है इसका चेला मोहम्मद गौरी। इसके जो पहले लोग थे वो भी तो आए थे भारत में, उनको क्या श्रेय दिया जाता है? श्रेय उनको मिलता है जो कुछ घटना को संपादित करते हैं। नहीं यार हम तो पढ़ रहे हैं कि जैसे कि उन सब आता था और सिर्फ माने आक्रमण करता था, चला जाता था। महमूद गौरी था जो आया भारत में अपना माने अधिपत्य जमाया। अधिपत्य जमाया, रहा भी भारत में। तो वही जैसे अकबर को हम लोग इतना क्यों, कथा वो भी अति कथा अकबर को और अरब देश का ही था वो भी। अकबर का नाम हम लोग इतना क्यों जानते हैं? गजनी से अकबर का नाम इतना क्यों जानते हैं हम लोग, या अंग्रेज़ों में यूरोपियंस में और अंग्रेज़ों का नाम इतना क्यों जानते हैं हम लोग? क्योंकि अंग्रेज़ आकर के यहाँ साम्राज्यवाद स्थापित किए, वो आकर के यहाँ उपनिवेश को बदल दिए साम्राज्यवाद में। अकबर का किया जाता है। अकबर यहाँ की महिलाओं से शादी वैवाहिक संबंध बना करके राज्य अपना विस्तार किया। वैसे ही जब आप प्री हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे शासक आएंगे जो कि वैवाहिक संबंध बना के अपने राज्य का विस्तार करते थे। ये देखे नहीं, चमत्कार हो गए। ये चमत्कार होना अच्छी बात है कि आप विटामिन डी भी इस समय ले सकते हैं। 5:30 बजे के समय में शाम में हो गया। अब थोड़ा समय में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन देखिए तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था और यही जो है तराइन का युद्ध भी लड़ेगा मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वी चौहान के साथ गौरी का जो आक्रमण होता है, पहला आक्रमण 1175 में किया था और कहाँ पे किया था? मुल्तान में, है ना। मुल्तान का सुल्तान, आप क्रिकेट से जुड़े हैं तो मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग जो पाकिस्तान में है। हाँ जी, वही पर 13 शतक लगाया था, जो 319 या 309 रन मारे थे वो वहाँ पे। 319 रन बनाया था, 44 चौका लगाया था उसे। अच्छा, कितनी बातें याद है सर को जी। 44 चौका सर, सलाम है आपको। क्रिकेट के बारे में गहन नॉलेज है आपके पास। ये बताएं कि सहवाग साहब की पत्नी का नाम क्या है? क्वेश्चन मैंने पूछा जाता है। सरिता की आरती। आरती डॉक्टर हैं वो? डॉक्टर है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सचिन तेंदुलकर तो अंजलि है शायद। अंजलि, वो भी डॉक्टर ही हैं। वो भी डॉक्टर ही है। थी नहीं, छोड़ दी। अच्छा, सचिन साहब की बेटी का नाम क्या है? सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर। देखिए इनको याद है। बेटा का नाम बताइए। बेटा का नाम बताइए। बेटा का नाम है जितेंद्र। अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो पहला आक्रमण होता है 1175 में मुल्तान पे, किसका? मोहम्मद गौरी का। वहीं दूसरा जो आक्रमण करता है ये 1178 में करता है और ये गुजरात पर किया था 1178 में, 3 साल बाद। हाँ। इस बार उसे भीम द्वितीय, जो मूलराज सेकेंड के नाम से जान जाते हैं, उसे भीम द्वितीय की सेना से हार का सामना करना पड़ा। बोला वो यहाँ हार जाते हैं। इस समय गुजरात का जो है शासक थे, चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, और आगे चल के 1206 में इसकी हत्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है गौरी की। 13 मार्च 1206 को इसकी हत्या हो जाती है। आए ऐसा बात थोड़ी हो, 2-3 दिन में आए का बोला काम हुआ क्या था इसमें कि एक खोखर जनजाति हुआ करती थी, है ना। दम्यक नामक का स्थान था, वहाँ पे खोखर जनजाति रहती थी। उन्हीं से युद्ध के दौरान कोई चला दिया भाला बरसी, उसमें ये बेचारे चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। तो सर यहाँ पे 1178 में उसका युद्ध होता है गुजरात के खिलाफ, है ना। यहाँ पे 2 राजाओं से सामना होता है, जैसे कि भीम द्वितीय थे तो उनसे हार गया ये, मोहम्मद गौरी हार गया। और इस समय यहाँ पे एक और शासक थे, मूलराज द्वितीय। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए
गोमल दर्रे से होकर सिंध प्रवेश करने का मार्ग अपनाया था। तो गोमल दर्रे का नाम याद रखेंगे हम लोग। ये कहाँ होगा गोमल दर्रा? हिंदकुश पर्वत के आसपास, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के आसपास, है ना, गोमल दर्रा। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति जैसे खारबाक हो गए, खरमेल हो गए, इलाह हो गए, मुकलबा हो गए, यालदौज हो गए, कुबाचा हो गए और ऐबक हो गया। ऐबक यही आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक जो काफ़ी नाम कमाएगा इतिहास में, है ना। तो इन लोग का नाम इम्पोर्टेंट होता है कि सेनापति में खारबक हो गए, खारबक, खरमेल, इलाह, मुकलबा, यालदौज, कुबाचा और ऐबक। कुतुबुद्दीन तो ऐसे ही उन लोगों का था जी। नहीं, अब इन बच्चों के नाम पूछेंगे आप लोग का नाम क्या है बताइएगा अपना नाम। अंशु कुमार। अंशु। और ये बच्चे? आशिक अली। आशिक अली। देखिए नाम कितना प्यारा है। कोई ये बच्चा बोलेगा कि आशिक कहाँ हो तुम, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। आपका नाम? रेहान। ये तो ठीक नाम है। तो आशिक नाम थोड़ा सा रोमांटिक नाम है। ठीक है, लेकिन पहले के लोग ऐसे भी नाम रखते थे और उन्हीं लोगों का नाम कठिन होता था, जल्दी याद नहीं हो पाता है, यही दिक्कत होता है। नाम भी वैसे रखते थे जो लोग क्या होता है। चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना के कमान जो थी गोविंद राय के हाथों में थी। तराइन का युद्ध होता है पहला 1191, 92, दूसरा तराइन की युद्ध 1191 में पहला, 1192 में दूसरा। तो फिर से आगे चलते हैं हम लोग। इसमें ना 11 में जो हुआ था 91 में 1911 से 91, 11 से 92 दोनों के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें 15 में पृथ्वीराज चौहान जीतता है। 107 बाद फिर से आता है बिटौने, उसमें हार जाता है, राइट। तो यहाँ आक्रमण होता है 1191-92 में, है ना। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय के हाथ में थी और खंडेय राय यहाँ पे थे और बदमसा रावल भी थे। तो ये तीनों लोग लीड कर रहे थे राजपूत सेना की, लीडरशिप इनके पास थी। 1194 की बात करें तो चंदावर का युद्ध हुआ और कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल। तो इन लोगों के बीच युद्ध हुआ और ये जो जयचंद थे हार गए। और यहीं पे संयोगिता का आएगा किस्सा। स्टॉप नहीं कीजिएगा। तो संयोगिता का यहीं पे आएगा किस्सा। पृथ्वीराज चौहान यहीं पे आएंगे। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था। अब यही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर देगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना का एक सरदार था। इसने 1202 ईस्वी के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने, है ना। नालंदा के संस्थापक थे कुमारगुप्त, है ना। हुआ था, पहले हुआ था, ये बहुत पहले की बात है ना। जब यहाँ वंश चल रहा था, कौन सा? गुप्त वंश चल रहा था, 500 के पहले। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। इतनी सारी बातें याद रखना, तब वही ना करें, बहुत सारी बातें हैं सर। ये इतना पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने सारे रेफरेंसेस यहाँ ला रहे हैं दिमाग में, वो वही ज्ञान है। बोलने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, उसके बाद ज्ञान होना चाहिए। शब्द होते हुए उसको कैसे पिरोना है, शब्दों को कैसे प्रेजेंट करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक लिमिट सीमा रहता है, चलिए भाई इतना ही है, ये तो मतलब एक समुद्र की तरह है। मैथमेटिक्स और साइंस तो फिर भी है, अथाह है साइंस भी, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है कि चलो एक सिलेबस है, सिलेबस है कि इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। एक फार्मूला पढ़े, एक कंसेप्ट पढ़े, तो इसके आगे और कुछ नहीं आएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है ना, लेकिन ये तो अनथा सिलेबस है, जितना जानिए उतना ही कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जान नहीं सकते हैं, ये बात ठीक है ना। आप झूठी टेंशन ले रहे हैं, माने कि आपको कर सकते हैं, बस मेहनत है, समय है। अब देखिए क्या है, सबसे बात एक ऊपर जा पर एथी कीजिए, नॉलेज लीजिए,
1 घंटे के अंदर पूरा आपका हिस्ट्री खत्म हो जाता है। 1 घंटे में समझ जाइए कि आपका लगभग इतिहास खत्म हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, बट वो एक टारगेटेड एरिया को कवर करेगा। आपको पता, लेकिन वो डीपली नॉलेज नहीं होगा, ठीक हाँ, है। डीपली नॉलेज नहीं हो पाएगा। वही। ऊपर कर लीजिए, उसके बाद फिर से दूसरे स्टेप में थोड़ा सा उसके नीचे का और यही तरीका भी है कि आप एक ही बार में सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं हो पाएगा। आज इतना पढ़े, कल थोड़ा सा उससे आगे बढ़े और उसमें रेफरेंस लेते हैं। अच्छा ये मैंने कल पढ़ी थी, इसके अंदर अब ये चीज़ नया आया है तो ये क्या है, हाँ वही चीज़ है। ऐसे वो चलता है। तो अगर बात करें हम लोग आगे की, तो मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे उस पर लक्ष्मी और नंदी के चित्र थे। आइए सर, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और जिसके उल्टी तरफ जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम। तो सोचिए कि वो बाहर का आक्रांता होते हुए इंडिया में देवनागरी लिपि में नाम लिखवा रहा है, यहाँ के देवी देवताओं का चित्र अंकित करवा रहा है सिक्कों पे। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब वो चाहता है कि यहाँ के लोग उसको मानने लगे, है ना। हम लोग किसी को रिझाने के लिए उसको पसंद वाले काम करते हैं कि उसको पसंद आ जाए, तो ऐसे ये भी कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि किसका उस पर चित्र अंकित का, तो नंदी और लक्ष्मी माता का। सोचिए हम लोग धार्मिक बातें करते हैं तो बोलते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी माता, ज्ञान की देवी सरस्वती माता, तो ये लोग भी मानते थे बाहर के होकर के भी। और देवनागरी लिपि में लिखा गया था मोहम्मद बिन साम। गौरी ने 56 ग्रैन यानी 56 ग्रैन वजनी का एक अन्य सिक्का देहली वाल चलाया था, और वहीं 64 ग्रैन से 66.5 ग्रैन वजन के सोने के सिक्के चलाए थे, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। और तांबे के सिक्के का वजन 37.5 से 48 ग्रैन तक था, मतलब इसके रेंज में हुआ करता था। तो ये सिक्के जो हैं इनको याद रखना ज़रूरी है। जैसे पहला है कि 56 ग्रैन का जो सिक्का है उसका नाम क्या था, देहली वाल। और वहीं 64 ग्रैन के सिक्का जो था ये सोने के सिक्का था, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। और तांबे के वजन जो है वो 37.5 से 48 ग्रैन के एवरेज रेंज में है। उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू है नागरीय क्रांति। तो एक प्रोफेसर हैं मोहम्मद हबीब, वो कहते हैं कि उत्तर भारत पर जो तुर्की आक्रमण हुआ तो उन लोगों को विजय क्यों प्राप्त हुआ, उसके लिए महत्वपूर्ण पहलू जो थी वो थी ग्रामीण क्रांति, लोगों के बीच द्वंद्वता होना। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 में सुल्तान बना और तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। जैसे कि भारत में कुछ लोग लोक लज्जा को देखते हुए आत्महत्या कर लेते थे। जैसे अभी के समय में भी बहुत सारे केस आते हैं समाज में। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक जगह है कोटा, जहाँ बच्चे IIT और इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड के लिए तैयारी के लिए जाते हैं। वहाँ प्रेशर इतना होता है, अब सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। एक नंबर स्थान दिया गया है वहाँ पर सिटी के अंदर। तो बच्चे ऐसा भी तो खर्च होता है एकदम। 2 नंबर स्थान के यहाँ पे दिया गया है। 2 नंबर, 1 नंबर तो चलिए मान लीजिए शिक्षक IIT या चाहे मेडिकल के फील्ड को केंद्र माना गया है। तो दूसरा स्थान किसको माना गया है? जैसे पटना होगा, पटना पटना नहीं हो तो उत्तर प्रदेश में कोई जगह होगा। और सर बताएंगे। दिल्ली दिया गया है। दिल्ली दिया गया है। दिल्ली वैसे फेमस है, पता है किसके लिए? मुखर्जी नगर फेमस है। मुखर्जी नगर फेमस है ISPCS के लिए। ISPCS के लिए। तो वो हम लोग इंजीनियरिंग और उसके लिए बात कर रहे हैं। हाँ। तो बच्चे जो ज़्यादा हैं कोटा में है, पटना में भी बच्चे हैं। पटना तो तीसरे चौथा स्थान पर आ जाता है। तो पटना भी अच्छा एक प्रोडक्शन करता है ऐसे बच्चों का। तो ये थी हम लोग की आज की तुर्कों के आक्रमण की दास्तान। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में।